वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, बहुत ही कॉमन सा डाउट है जो बहुत सारे निवेशक को अभी के टाइम उनके माइंड में आ रहा है कि मार्केट में तेज़ी भरा माहौल है, पोर्टफोलियो की बात की जाए एकदम उल्टी गंगा बहते हुए देखने को मिल रही है। एक समय काफ़ी डर लग रहा था, अब मज़ा आ रहा है। क्या सही में मज़ा ये कंटिन्यू रहेगा या फिर हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए? जी हाँ गैस, आपने मार्केट में देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट बुक करना लाइफ टाइम का एक बहुत बड़ा रिग्रेट बन जाता है। बिकॉज उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स भाग जाते हैं। तो ट्रेडिंग भी दोस्तों एक स्टाइल है जिसमें पैसे बनते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी एक स्टाइल है जिसमें पैसे बनते हैं। तो इसी बीच में कैसे, अगर आप इस दुविधा में है ना, मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि दो तरह का पोर्टफोलियो बनाइए। एक बनाइए लॉन्ग टर्म वाला, जिसमें एक बार स्टॉक घुस गए 10 साल तक गए उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ एकोमुलेशन करिए। और दूसरे की बात की जाए, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म करते हैं और शॉर्ट टर्म करते हैं, और मार्केट गिरने से, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होने से वो बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आप दोस्तों अगर दोनों कैटेगरी खेलना चाहते हैं ना, तो अलग अलग पोर्टफोलियो से खेलिए। बट ये अगर आप एक ही में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी करें ट्रेडिंग भी करें, ये असंभव बात है। ये कैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसी बीच में गैस, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स की बात की जाए उसमें बहुत सारे नाम हैं, बट एक स्टॉक की बात की जाए उसमें आराम से अभी भी एक्मुलेशन किया जा सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इतना जो मैंने सबसे पहले भाषण दिया, इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज मैंने कहा इस हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे कमेंट रिसीव किए कि सर क्या पता प्रॉफिट हाथ को लगे मुंह को ना आए। तो मैंने आपको बता दिया कि इस स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लीजिए। बिकॉज जो कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए 4 बिलियन के आसपास है, और जिनके क्लाइंट बेस की बात की जाए 700 प्लस है, एम्प्लॉयज़ की बात की जाए पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में 84,000 के ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी का कद काठी कैसा होगा। तो जी हाँ गैस, ऑफकोर्स जब इतना बड़ा एम्प्लॉय बेस होता है ना, तो ना वो रिलायंस होता है ना कोई बड़ी कंपनी होती है। ऑफकोर्स आईटी का नाम आता है। अब कौन सी आईटी कंपनी में टेक्नोलॉजी बूस्ट करने की क्षमता है, कौन सी आईटी कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही रॉक है, डेट फ्री ऑलमोस्ट है। ऑफकोर्स गैस, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। गैस मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो कंसल्टिंग बिजनेस है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी उसमें काम करती है। साइबर सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए, उन सब में गैस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स गैस इस पूरे ग्रुप का ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मेरे नज़र में तो अभी तक नहीं आया, और मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म लीगेसी है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के संग जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी ये कंपनी आराम से कर सकती है। आपने ये देखा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स है, बट 202 स्टॉक ऐसा है ना, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको आप हिला के बिना कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हिलेगा ज़रूर शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में फिर से भाग जाता है। रीज़न क्या है? इसके पहले दोस्तों को पता है कि पारेख साहब एचडीएफसी ग्रुप को कितना दूर ले गए। उदय कोटक की बात की जाए, इनकी मैनेजमेंट स्किल की बात की जाए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। गैस मुझे बात करना है इधर पे एल टी आई माइंटे के बारे में, जो अभी भी गैस एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है। बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि सर 10% 15% प्रॉफिट हो रहा है, और फटाफट कोई कंपनी को बड़ा होने का टाइम नहीं देंगे और फटाफट फल ले लेंगे। वो बेनिफिट नहीं होता है। कंपाउंडिंग प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, बोरिंग प्रोसेस है। लेकिन यस, जिनको पता है कि मल्टीबैगर कैसे बनते हैं, उनके लिए गैस ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। गैस इनकी एम्प्लॉइज लिस्ट काफ़ी बड़े हैं, और ऑफकोर्स गैस टेक स्टॉक पे आपको पता है क्या खलबली मची है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें, नंबर्स के बाद बाउंस बैक हुआ, और नंबर्स बहुत लोगों को रास नहीं आए, बिकॉज उनको लगता है कि हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होगी। ये गैस रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। जब इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है तो एक आध साल स्टॉक नहीं चलते हैं, बट हमें समझना है कि उन सब इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी डोमिनेंट प्लेयर हो सकती है। तब कोर्स का प्राइस टूर्निंग की बात की जाए, वेरियस पैरामीटर की बात की जाए, ये दूसरे आईटी कंपनी से महंगा है, बट यस इसमें गैस जो ग्रोथ की संभावना है ना, ये भी उतनी ही ताबड़तोड़ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस कंपनी को दोस्तों? मैं हाइब्रिड कैटेगरी बोलना पसंद करूँगा। एक तो गैस लार्ज कैप की सिक्योरिटी, और ऑफकोर्स मिड कैप का मज़ा, ये सब में पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपने गैस ये मेरे मुंह से ना बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में सुने होंगे जो आज के टाइम में अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो एक तो गैस साइज़ की बात की जाए 1,36,000 के आसपास है। मतलब इसमें फॉरवर्ड लुकिंग 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ के बनने की क्षमता ज़्यादा है। और ऑफकोर्स स्मॉल कैप कैटेगरी की तरह गिरने की संभावना और डर वो इसलिए नहीं है बिकॉज कंपनी की बात की जाए, प्राइस तो महंगा है तो बहुत लोग हाथ नहीं लगाते, बट यस वैल्यूशन भी गैस अगर आप इन्फोसिस से, टीसीएस से कंपेयर करें, थोड़ा महंगा दिखाई पड़ेगा, बट अच्छी चीज़ गैस थोड़ी महंगी होती है। लेकिन यस आपको गैस ये भी जज करना है कि कंपनी 1% के आसपास यील्ड रखती है, जो अपने आप में ही शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात होती है।
हो सकता है कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट इवेंट हो जाएं, बोनस स्प्लिट, बिकॉज अगर आप देखें बीच में गैस LTI माइंट्री का मर्जर हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे गैस 22-23 में कंपनी का जो बिजनेस फंडामेंटल है ना, वो इतना धांसू है कि 42% के आसपास ROE की बात कीजिए 35% के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत सारे स्मॉल कैप IT का नहीं होता जो ये कंपनी कमांड करती है। ROC हाई ROE बिजनेस दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आते हैं, और ऊपर से ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ईयरली टॉप लाइन इसमें सेल्स की क्या कंडीशन है। जिससे में गाइस 2020 तक ना कंपनी मात्र 10,800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाती थी, जो मर्जर के बाद अगर आप देखें 33,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। मतलब गैस मैसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। पीक मार्जिन की बात की जाए 22% के आसपास था, और गैस लोएस्ट मार्जिन की बात की जाए 17-18 के आसपास था। तो सेम दोस्तों हमने ये चीज़ ना पेंट में देखा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज़ का जो मार्जिन बॉटम आउट हो चुका है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग 1-2 साल में ये मार्जिन अगर इधर से 20% 22% होते हैं, कभी ना कभी पीक पकड़ेगा, तब दोस्तों इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बूस्ट होगी अगर क्लाइंट बेस में इनकी डिमांड हुई। बिकॉज अगर आप देखें ये पूरी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी के टॉप लाइन दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में कैसी एक ऐसी कंपनी है ना जो EPS का जोर दिखा रही है, और कंपनी के बैलेंस शीट में मुझे तो पर्सनली टॉप लाइन के व्यू में, बॉटम लाइन के व्यू में काफ़ी दम खम दिखाई पड़ता है। कंपनी का इस ईयरली टॉप लाइन की बात की जाए 25 से 30% के आसपास रखती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात की जाए 30% से ऊपर रखती है। वो गैस मुझे बहुत आकर्षित लगती है। रही बात स्टॉक प्राइस की, वो क्या है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक चलता नहीं और उसके बाद बूम, तो ऑफकोर्स गैस वो एक साल ना जो आपकी लाइफ चेंज करेगी उसके लिए कम से कम 2.5-3 साल होल्ड करना पड़ता है। वो एक साल कब आएगा किसी को नहीं पता। 17 से लेकर दोस्तों 2020 तक ना ऑटो का बहुत ही ख़राब काल चल रहा था। 2020 के बाद आप जाकर देखिए 23 में गैस लोग ना ऑटो खरीद नहीं पा रहे हैं। मन तो करता है कि रैली में पार्टिसिपेट करें, पर जो गैस ठोके थे ना, परेशान हुए थे, पैसे उन्हीं के बने। तो ऑफकोर्स गैस जो कंपनी ROE को मेंटेन करती है, स्टॉक प्राइस भले ही क्यों ना भागे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, या फिर एक ऐसा डेट जो मैनेजेबल है, तो वहाँ पे गैस अब जल्दी निकलना ना मेरे हिसाब से मैं एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आप देखें कंपनी को बोरिंग्स कुछ ना के बराबर है। रही बात कंपनी की रिजर्व्स की 16,000 करोड़ के आसपास है। क्या पता दोस्तों आने वाले कल में कंपनी हाई डिविडेंड या फिर हाई चांसेस हैं कि बोनस पार्ट दे। स्प्लिट तो कैसे फेस वैल्यू का अगेंस्ट में होता है, लेकिन फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो बोनस की संभावना हाई हो जाती है, बिकॉज प्राइस भी उस रफ्तार से बढ़ा है। तो बोरिंग्स का मेरे हिसाब से एसेस कोई बड़ी नहीं है अगर कंपनी के साइज़ को मद्देनजर रखें। मर्जर फर्जर होने के बाद अभी प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 68.68% के आसपास है। FIS ने थोड़ा सा ऑफलोड किया, बट DIS ने गैस कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ाया। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उनको भी कैसे स्टॉक में थोड़ा बहुत फेथ दिखाई ज़रूर दे रहा है ना। क्या है मैंने क्या बताया दोस्तों, नंबर्स आने के पहले थोड़ा मोरा मार्केट का माहौल ख़राब था, और उसके बाद बहुत सारे ITs में बाउंस बैक हुआ, बट इस IT में दोस्तों 10% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये कैसे मेक और ब्रेक लेवल है। 4600 के लेवल को चूँकि ये तोड़ चुका है, अगर सस्टेन कर पाया वॉल्यूम के संग, तो हो सकता है कि 5200-5000 के आसपास ये शॉर्ट टर्म टारगेट हो। तो अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है 4432 या फिर उसके नीचे जहाँ पे इसके बेस फॉर्मेशन हुए थे, तो वहाँ पे फोकस करिए। और इन सब स्टॉक को दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि एकोमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जब ओवरसोल्ड होता है ना, वहाँ पे इक्का दुक्का स्टॉक लेकर आप बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों वेट करते हैं सही टाइम का, सही मुहूर्त का। दोस्तों बुल मार्केट हो या फिर बेयर मार्केट हो, वो तो अपने डायरेक्शन के बाद ही आएगा, आप जितना भी हाथ पाँव मार ले। कभी ऐसा होगा कि बियर मार्केट आएंगे पैसा नहीं होगा, अब जब बुल मार्केट आएगा तो लोगों को बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला फील होगा। बचने का एक ही तरीका है, SIP करिए। आज समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने के चक्कर में ना गाइस, बहुत लोग गलत भाव पे फंसते हैं, टॉप पे निवेश कर देते हैं और फुल पैसा डिप्लॉय करते हैं। ये सब गंदी हैबिट छोड़िए, और डिसिप्लिन वे से गाइस आप अपनी मानसिकता तय करिए कि मुझे कितना एलोकेशन देना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को रखना है, और कौन कौन से स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है। ये गाइस समझ में आ जाएगा ना, तो मार्केट फॉल होने से आप दुविधा में नहीं रहिएगा कि 10 स्टॉक गिर रहे हैं ना, सबसे पहले कौन सा खरीदें। आपका माइंड अगर क्लियर रहेगा कि कौन कौन सी कंपनी को कोर पोर्टफोलियो में रखना है। बहुत लोग रखते भी हैं HDFC बैंक को, रिलायंस को, ITC को, HUL को, वो कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको कौन सी कंपनी 10 अच्छी लग रही है जिसको आप नेवर सेल कैटेगरी में रख रहे हैं, उन सब पे फोकस करें। अदरवाइज़ का इस नॉइस के चक्कर में ना हमेशा क्या होता है, टाइम तो लोग देते हैं ना, बट पैसे बनने की बारी आते ही शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और आप जाकर चेक करें 2020 में गैस यही गाना था ना कि चल नहीं रहे हैं, बजाज फाइनेंस गिर गया, इतना हो गया, न्यू मार्केट लीडर आएगा। बुल मार्केट का जो प्रीवियस प्लेयर है अब वो बुढ़ा हो चुका है। तो सेम गैस यही कहानी से ना लोगों ने पिडिलाइट में निवेश नहीं किया, टाइटन में निवेश नहीं किया, SRF में निवेश नहीं किया।
और बहुत सारी कंपनीज में आपको नाम बता दूंगा, तो ये सब गलती आप ना करें। आपको गैस जज करना है, सिर्फ मेरी बात सुन के कन्विंस नहीं होना है। आपको लगता है कि कंपनी में दम है, जोर है, कंपनी अच्छा करेगी, बैलेंस शीट से मुझे काफ़ी लगाव है, कंपनी के ग्रुप को लेके मुझे पक्का यकीन है, तो क्या गैस कोई बता सकता है इस कंपनी का सीईओ क्या है? देखते हैं, अगर आप होल्ड भी करते हैं तो कम से कम इस कंपनी के सीईओ का नाम पता है या फिर नहीं। चाहे तो गूगल करिए, बट येस, इन सब न्यूज़ से मजबूत रहिए। तो कितने लोगों के पास ये कंपनी है, और ऑफकोर्स आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कौन सी आईटी कंपनी को लेके? आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उस सेंस में, जब आपको कोर पोर्टफोलियो में मजबूती लानी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।